डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं भाई। प्रीलिम्स 2023 का एग्जामिनेशन अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है ना। आप लोगों को पता है लगभग लगभग एक महीने के बाद यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन 2023 के लिए होने वाला है। तो इसको लेकर अभी बहुत सारा मैं समझ सकता हूँ, आप लोग परेशानी में भी होंगे, आप कहीं ना कहीं पर कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा होता है, फील हो रहा होता है कि जो कुछ पढ़ा है वो भी याद नहीं है, या सही पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है, टेस्ट सीरीज करनी चाहिए इस टाइम पे, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन से एरियाज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। इन सब चीजों को लेकर बहुत सारी दुविधाएं अभी आप लोगों के मन में बनी होगी। इन सब चीजों को लेकर सॉर्ट आउट करने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखेंगे कि अब यहाँ से प्रीलिम्स के लिए लगभग जब 28 से 29 दिन का समय बचा हुआ है, यहाँ से किस तरह से हम लोगों को एक बेहतरीन रणनीति का पालन करना चाहिए जिससे आप लोगों का हर हाल में प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, सबसे पहले मेन फोकस हमारा ये है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है अब 28 मई को आयोजित है। ठीक है, अब इसके लिए समय जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, इसके लिए समय अब कम है ना। तो जैसे कहते हैं ना कि जब समय कम होता है, दिन जब कम बच जाते हैं, तो बहुत ही स्पेसिफिक कर लेना अपने आप को बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए इसको जल्दी से देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज जो अभी हो क्या रहा होगा, एंजाइटी आ रही होगी, डर लग रहा होगा, क्योंकि आप लोगों ने कई लोग होंगे जो कई सालों से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। किसी का अब फर्स्ट अटेम्प्ट होता होगा, पूरा एक साल से वो लोग लगे होंगे, है ना। तो आप लोग ये देखते हो कि कई सालों की मेहनत का निचोड़ सिर्फ और सिर्फ एक दिन में डिसाइड होने वाला है। यहां से डिसाइड हो जाएगा कि आप लोगों की किस्मत किस डायरेक्शन में जाएगी, आपका आने वाला कल किस डायरेक्शन में जाएगा, आपका फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाएगा, आपका करियर का क्या डायरेक्शन होगा। ये सब चीजें उस दिन डिसाइड होने वाली हैं। तो इन सब चीजों को लेकर मन में सबसे बड़ा क्या रहता है, एक फियर रहता है, एक डर है, होगा या नहीं। सबसे पहला सवाल तो अपने आप से बार बार ये आता रहता है, इस बार होगा या नहीं, इस बार होगा या नहीं। देखते हैं उसको लेकर भी। दूसरी चीज यहां पर ये समझिए, बहुत सारा पढ़ लिया है ना, बहुत सारा पढ़ लिया है, पर डर ये है कि इसमें से पेपर आएगा या नहीं आएगा। ऐसा लगता है ना कि जो पढ़ा है वो भी भूल रहे हैं। ये भी समस्या बहुत कॉमन है, बहुत सारे कॉल इस चीज को लेकर भी आ रहे हैं कि सर भूल रहे हैं, जो भी पढ़ा है स्किप हो जा रहा है, माइंड से निकल चला जा रहा है कि अब एकदम से समय करीब आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो पढ़ा था वो सब भूल गए, क्योंकि कंटेंट इतना ज्यादा है, सिलेबस इतना ज्यादा है। आपको पता है ना यूपीएससी का दायरा कितना वाइड है, और जिस तरह के पिछले 2-3 सालों में वो सवाल पूछ रहा है यूपीएससी, तो आपको पता है कि वो किसी भी डायरेक्शन में उतर चला जा रहा है, और हर एक सेगमेंट में बहुत डीप तरह के सवाल पूछ रहा है। और तीसरी सबसे चीज अगर आप देखोगे तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा वो आपसे सवाल में एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये सब चीजें अभी आपके मन में चल रही होंगी। अभी ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि लास्ट के 28 से जो 30 दिन है, इसको किस तरह से इस्तेमाल करें, क्या इससे किस पे फोकस करें, और सीसेट को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए। ये सारी चीजें अभी आप लोगों के मन में आ रही होंगी। और फाइनेंशियली अगर जिन लोगों ने बहुत मुश्किल से तैयारी की है, पिछले साल किसी से लोन लिया है, घर की हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो वो सब चीजें भी दिमाग में एक अनएक्सपेक्टेड जो है, या एक गैर जरूरी बर्डन को क्रिएट कर रही होंगी, है ना। तो इन सब चीजों से कैसे निकलना है, सबसे पहले तो ये देखो आप, इसका कोई मतलब नहीं है, ये एक लाजमी है। डर ना होगा ना तो इंसान सही डायरेक्शन में वर्क नहीं कर पाता है। तो मुझे लगता है भय होना, डर होना जरूरी है। डर रहेगा तो आप अपने आप को स्पेसिफिक रखेंगे, आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप फोकस करेंगे, आपके मन पर एक थोड़ा सा बर्डन तो रहना ही चाहिए। बट मुझे लगता है गैर जरूरी बर्डन इतना ना ले लो जिससे आपकी तैयारी इफेक्ट हो जाए, जिससे आप पढ़ ही ना पाओ फिर उस चीज में। ऐसे डर का कोई मतलब नहीं है ना। इसको बहुत ज्यादा माइंड में नहीं लाना है कि होना है या नहीं होना है, अपना बेस्ट देना है। इस चीज को दिमाग में रखो कि पिछले से अगर मान लीजिए आपके अटेम्प्ट हो चुके हैं, उससे बेहतरीन अटेम्प्ट ये वाला होना चाहिए, बस इतना प्रयास कर लो। दूसरा, जो पढ़ लिया भूल रहे हैं, इसके लिए तो बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाइए आप, क्योंकि जब ऑप्शन आएगा, प्रीलिम्स का पेपर ऐसा थोड़ी ना है आपके सामने, आंखों के सामने आंसर होगा ना। तो जैसे ही वो ऑप्शन आएगा तो वो माइंड, जो नॉलेज आप कह रहे हो ना कि पढ़ लिया है भूल गए, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एकदम से वहां पर रिकॉल हो जाएगी। तो ये तो एकदम से निकाल दीजिए माइंड से, इसको तो सोचने की भी जरूरत नहीं है। वहां पर ऑप्शन में जैसे ही सामने आएगा आप तुरंत एलिमिनेट कर दोगे उसको। तीसरा, अब बचे हैं 28 से 30 दिन, इसको लेकर और सीसेट को लेकर क्या रणनीति है, जल्दी से चीजों को देखते हैं। देखिए भाई, अभी सबसे पहले आपको ये देखना है, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड इन्वायरमेंट,
प्लस लास्ट वाला आपका जो है मेन, अगर मैं आप लोगों को कहूँ, करंट अफेयर। ठीक है, ये ऐसा दायरा है जिस पर सवाल ज्यादा बन रहे हैं। आप खुद उठा के देख लें, आपको एनवायरनमेंट में लगभग 22 से 24 सवाल दिखेंगे, आपको हिस्ट्री में लगभग 20 सवाल दिखेंगे। ठीक है, लगभग 22 सवाल यहाँ पर दिख रहा है, लगभग 18 से 20 सवाल यहाँ दिख रहे हैं, लगभग 14 से 15 सवाल यहाँ दिख रहे हैं, और करंट अफेयर डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलाकर आपको 15 से 20 सवाल यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आप ओवरऑल देखेंगे ना, तो पेपर इन 5 सब्जेक्ट के आसपास घूमता हुआ दिखेगा आपको। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी एक सेगमेंट है जिसमें 10 से 12 सवाल आते हैं, बट फिर भी इन सब एरियाज पर आपको ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहली चीज, ये लगता आपको नॉर्मल होता, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर को क्वालिफाई करना है। आपको बहुत ज्यादा स्कोर करके भी इसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। पेपर को क्वालिफाई कर लो बस, मोर देन एनफ इतना होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि इनमें से अब क्या करना है, पॉलिटी में कौन से एरियाज हैं जिन पर सवाल बार बार पूछ रहा है। जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप देखोगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उस पर सवाल है, प्रस्तावना पर सवाल है, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार पर सवाल है, डीपीएसपी पर सवाल है, भारत की संसद पर सवाल है ना। ये सब चीजें अगर आप देखोगे, मौलिक कर्तव्यों पर सवाल दिखेगा, राष्ट्रपति पर सवाल दिखेगा, है ना, जो संवैधानिक आयोग है उन पर सवाल दिखेगा। ये सारी चीजें, और इवन महत्वपूर्ण संवैधानिक जो संशोधन हुए हैं उन पर सवाल है। बस उन्हीं एरिया पर फोकस करिए जिस पर सवाल है। इकोनॉमी में अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या दिखेगा, बैंकिंग से सवाल बहुत ज्यादा है ना। दूसरे नंबर पर इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे तो उस पर आपको सवाल ज्यादा दिखेंगे। तीसरा आपको जीडीपी और जीडीपी से रिलेटेड जो अवधारणाएं हैं, राष्ट्रीय आय क्या होता है, या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, व्यक्तिगत आय क्या होता है, ये सारी चीजें जो हैं आपको इसमें से इकोनॉमी में देखने को मिलती हैं। तो पहले नंबर पर बैंकिंग, दूसरे नंबर पर इन्फ्लेशन, तीसरे नंबर पर अगर आप देखोगे जीडीपी और जीडीपी से रिलेटेड अवधारणाएं, चौथे नंबर पर आपको दिखता है पब्लिक फाइनेंस, जो आपका लोक वित्त है, बजट से संबंधित चीजें हैं। पांचवें नंबर पर आपको एक्सटर्नल सेक्टर दिखता है, भारत का बाह्य क्षेत्र, आयात निर्यात, या फिर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो चीजें होती हैं, संतुलन जो होता है, उसके बारे में सवाल यूपीएससी बार बार पूछ रहा है। फिर एग्रीकल्चर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका इकोनॉमिक्स में ही, है ना। तो आपको ये दायरा, और लास्ट में आपको फोकस करना है मनी मार्केट और साथ में कैपिटल मार्केट। इस बार अडानी के मुद्दे को, क्योंकि आपको पता है बहुत न्यूज में रहा है, जिसके चलते सेबी और सेबी से रिलेटेड जो अवधारणाएं हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। तो आप देखोगे तो इकोनॉमी में आपको आपका दायरा दिखेगा। फिर हिस्ट्री में आपको कहाँ जाना है, जैसे आपको पता है एंशिएंट इंडिया में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं जिस पर सवाल बार बार पूछ रहा है। जैसे अगर आप देखोगे सिंधु सभ्यता है, एक साल छोड़कर उस पर सवाल आता है और लोकेशन पर आता है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो मौर्य साम्राज्य में अगर आपको देखते देखते हो तो अशोक दिखता है आपको, हर बार अशोक को लेकर सवाल है। उसी तरह से गुप्त काल का प्रशासन, मौर्य काल का प्रशासन, और साथ में आप हर्ष काल का प्रशासन। साथ में दो इंपॉर्टेंट चीजें जो मध्यकालीन भारत में आपको देखने को मिलती हैं, वो है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन और मुगल काल का प्रशासन, है ना। तो ये प्रशासनिक चीजों पर आपको फोकस करना है, तो आपका एंशिएंट और मिडिवल बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। आधुनिक भारत में कहां पर फोकस है, जैसे अगर आप देखोगे तो गांधी से पहले का दौर और गांधी के बाद का दौर, इन दोनों चीजों में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दिखेंगे। जैसे महत्वपूर्ण आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इन आंदोलनों पर आपको सवाल घूमते हुए दिखेंगे, है ना। दिल्ली प्रस्ताव क्या है, दिल्ली घोषणा पत्र क्या है, इन सब चीजों पे फोकस करता हुआ मिलेगा। फिर सामाजिक सुधार आंदोलन जो है, उनसे जुड़े हुई चीजें जो है, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती हो, ठीक है, ये सब चीजें आपको फिर से देखने को मिलेंगी। स्वामी विवेकानंद को लेकर चीजें किस तरह से हैं। तो सामाजिक सुधार आंदोलनों में भी आप देखोगे तो सवाल हर बार आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। उसके अलावा क्या है, जैसे अगर आप देखोगे तो जितने भी एक्ट पारित किए गए आधुनिक भारत में, उनमें से लेकर हर बार सवाल है। तो ये चीजें आपको आधुनिक भारत में देखनी है। प्रमुख व्यक्तित्व भी देखनी है, जैसे आपको ज्योतिबा राव फूले जो हैं, उनको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट इस बार बन जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अम्बेडकर को लेकर चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो आपको वो आपका इतिहास का एक मेन दायरा होना चाहिए जिसके आसपास आपको तैयारी करनी है। लास्ट में आपको इन्वायरमेंट पे, इन्वायरमेंट में मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, देखो इन्वायरमेंट के दो तीन सेगमेंट है। पहला, इन्वायरमेंट की जो चीज है, पहले तो बेसिक चीजें आप देख लो, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है ना, जैव विविधता क्या होती है, या फिर अल्फा बीटा गामा ये जो विविधता होती है ये क्या होता है ना, बेसिक चीजें। कार्बन फर्टिलाइजेशन यूपीएससी ने पूछा, ब्लू कार्बन पूछा, ये सब बेसिक अवधारणाएं हैं जो पर्यावरण से जुड़ी हुई है ना। इन पहले इनको प्रिपेयर करना है। उसके बाद क्या करना है, दूसरे नंबर पर आपको करना है इन्वायरमेंट को लेकर मैपिंग, है ना। बहुत अच्छे से खुद से की हुई मैपिंग पर फोकस कर लें। आप पूछेंगे क्या सर अभी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इसमें सवाल बहुत ज्यादा है। अभी भी अगर ताजा ताजा मैपिंग कर लोगे सभी चीजों की, तो आपको सवाल बहुत सारे आपके सही हो जाएंगी। और तीसरा सेगमेंट इसमें आता है जो आपका जो महत्वपूर्ण जीव है,
25 से 30 देखोगे जो भारत में बहुत इंपॉर्टेंट वन्य जीव हैं, उनके बारे में हर बार सवाल आते हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। और लास्ट में पर्यावरण प्रदूषण जो है वो एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा कौन सी चीजें देखनी है, और लास्ट में आपको करंट अफेयर है ना। तो करंट अफेयर जो है, मेरा मानना ये है कि लगभग 2 ढाई साल का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है। पिछले 12 महीने के करंट अफेयर तो बहुत ज्यादा फोकस होना ही चाहिए, बट उससे पिछले 2 साल पर भी मोटी मोटी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, जिससे आपको फायदा मिल जाएगा, है ना। तो ये चीजें आपकी पूरा जीएस को लेकर होना चाहिए। सी सेट को लेकर एक लाइन में डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, सी सेट को लेकर अगर अभी भी किसी बच्चे की तैयारी नहीं है, तो जल्दी से फोकस करके सी सेट के जो एरियाज के सवाल आप लोग गलत कर रहे हो उनके बेसिक सीख लो भाई। जैसे नंबर सिस्टम पर आपको फोकस करना चाहिए, है ना। जैसे एवरेज पर आपको फोकस करना चाहिए मैथ में, है ना। उसके अलावा आप देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस है, हर बार सवाल जिन जिन एरिया से सवाल है उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि सीसेट में अगर आप लोग बेसिक कैलकुलेशन करना सीख जाते हैं, या पीवाईक्यू पर भी फोकस कर लेते हैं पिछले 10 साल के, तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाती है। कॉम्प्रिहेंशन सेगमेंट में मैंने आप लोगों को दो चीजें बोली थी। एक, रीजनिंग में कम से कम 18 से 20 सवाल सही करने हैं 25 में से। रीजनिंग में रिस्क नहीं लेना है। और मैथ में आप 10 भी सही कर दोगे तब भी आपका सवाल हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो आसान 14 से 15 कॉम्प्रिहेंशन आता है, 10 कॉम्प्रिहेंशन जो टफ होता है, 7-8 टफ होता है, उसको छोड़ दीजिए। बाकी 13 से 14 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में अटेम्प्ट करिएगा। बहुत इजिली आपका जो सीसेट है वो क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। बट छोड़ना नहीं है। कई बच्चों के मन में ये होता है कि सर अब सीसेट नहीं करना चाहिए। देखिए, ये नहीं होगा ना तो मेंस लिखने का मौका नहीं मिलेगा। तो जीएस में कितना भी स्कोर ले आओ, जितने भी नंबर ले आओ, इस पे फोकस करना है, खास करके हिंदी माध्यम के स्टूडेंट जो सुन रहे हो, है ना। तो सीसेट को इग्नोर मत करिए। लास्ट मोमेंट पर जो भी 28 से 30 दिन बचे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप अगर पीवाईक्यू सॉल्व करने में निकाल देंगे, तब भी आपकी सीसेट की बहुत अच्छी से प्रिपरेशन हो जाएगी। ये जो दायरा बताया है, इसको अगर किसी बच्चे ने अच्छे से इंप्लीमेंट कर लिया, मुझे नहीं लगता है उसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन रुकेगा। और लास्ट में इतना कहना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस के बेस पर यूपीएससी 60 से 70 क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स में, है ना। तो अपने नॉलेज के साथ साथ कॉमन सेंस को तैयार रखना है, अपने नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है, उन सब चीजों के लिए भी रेडी रहना है। और इन सब चीजों से ध्यान हटा लेना है, क्योंकि डर जो है उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे सिर्फ और सिर्फ आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन या परफॉर्मेंस जो है वो खराब ही होगी। फोकस करके चलना है चीजों को लेकर। और मैं फिर से ये कहूंगा, किस्मत जो है और यहाँ से आपके हाथ में है कि आप बदल सकते हो या नहीं बदल सकते हो, है ना। तो आपको यहाँ से कोशिश करना चाहिए कि कहीं ना कहीं पर एक मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस बार वैकेंसीज भी ज्यादा हैं, तो थोड़ी सी अच्छे से मेहनत कर लीजिए। 1 महीना अपने आप को पूरा फोकस रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, डाइवर्ट मत होइए, टाइम मत वेस्ट करिए। ये सब चीजें आपको लास्ट मोमेंट पर ध्यान में रखना है। प्रीलिम्स होने के बाद चाहे 5-10 दिन आप कहीं पे भी घूमने चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम 28 मई तक अपने आप को एक कोने में बंद कर लीजिए। बट हेल्थ का ध्यान रखना है, आराम भी करना है, रेस्ट देना है बॉडी को, और प्रॉपर नींद लेनी है। उसके बाद जो बाकी जो समय बचता है उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी में अच्छे से इन्वेस्ट करना है। मुझे लगता है लास्ट मोमेंट की स्ट्रेटेजी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।